चलिए एक बार फिर से गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लें। आज से हम लोग का क्लास रेगुलर चलेगा, 2 घंटे का क्लास होगा। चलिए अब अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा कैप्सूल क्वेश्चन जो हम आपको दिए थे, कैप्सूल कोर्स जो इस बार के बोर्ड 2025 के लिए दिया गया है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसके पहले हम शुरू कर दे रहे हैं। चलिए हाँ, तो अब क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग का जो भी आंसर आता है मैं यहाँ देखते रहूँगा। पहला मैं चाहूँगा कि आप सभी का अपना जवाब खुद आप दीजिए पहले, उसके बाद मैं बताते चलूँगा। चलिए ठीक है, ओके। चलिए चलिए सबसे पहले सर, इन नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, किसको किसको प्रोटेक्शन दी जाती है नेशनल पार्क में, किसको किसको। हाँ, 50 के बाद का ही है, 51 से ये स्टार्ट हो रहा है, 51 से स्टार्ट हो रहा है। डेली 50 ऑब्जेक्टिव और समझिए 2 चैप्टर का सब्जेक्टिव आपको डेली मिलेगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन किसके लिए प्रोवाइड की जाती है, तो सर प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है ना, ये फ्लोरा और फौना दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि एनिमल के सिस्टम और प्लांट के सिस्टम दोनों के लिए ही किए जाते हैं। जंतु जगत के लिए और पादप जगत दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जीव जंतुओं के लिए जैसे फौना, और फ्लोरा हो गया जैसे कि ये वनस्पति के लिए, जितने भी पौधे हैं हमारे आसपास में उन सबको एक साथ मिलाकर हम लोग फ्लोरा कहते हैं। और जितने भी पौधे, जितने भी एनिमल हमारे आसपास में हैं उनको हम लोग फौना कहते हैं। तो पौधों के समूह को फ्लोरा और जंतुओं के समूह को फौना कहा जाता है। और ये नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन यानी प्रदान जो की जाती है, सुरक्षा प्रदान जो की जाती है, ये ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, यानी कि फ्लोरा और फौना दोनों हो जाएगा। तो 51 का क्या आंसर हुआ सर, 51 का डी हुआ। चलिए 52 में आइए। 52 की अगर हम बात करें, चलिए आपका आंसर क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके रिलेटेड है, अपना आंसर जरूर बताते चले पहले। हाँ ठीक है, नजरे आलम जी सही है आपका आंसर, फ्लोरा फोना। आलिया डी सही मारे थे आपने। हाँ, आलिया का कहना है बी आंसर होगा, 52 का आंसर बी होगा। चलिए अच्छा ठीक है, बी पे एक बार विचार हम लोग करते हैं। क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, यानी कि द्वितीयक उत्पादकता संबंधित है किसके, शाकाहारी के। सही है आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हाँ जिनका भी आंसर ये हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, उनका ये आंसर सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी संबंधित होते हैं शाकाहारी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग अप। पास्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण में किसको गर्म किया जाता है, यानी कि किसको गर्म करके पाश्चुरीकृत किया जाता है, पाश्चुरीकरण किसका किया जाता है। तो सर पाश्चुराइजेशन जो होता है, पाश्चुराइजेशन ये किसका होता है, बोलिए आंसर बताएं आप सब अपना, हमें आपके आंसर का इंतजार है, बोलिए। तब वो इसमें हो जाएगा मिल्क ओनली, मिल्क ओनली ज्यादा सही आंसर है इसका। ठीक है, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग अप मिल्क ओनली, जिसमें दूध को क्या किया जाता है, लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने के बाद तब उसको रख दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मिल्क ओनली ही होगा, पास्चुराइजेशन इज हीटिंग अप मिल्क ओनली। ठीक है, ओके आगे बढ़े हम लोग। 54 में आइए, द वॉल ऑफ पॉलन इज, परागकण की जो भीति होती है ये किसकी कितनी होती है, एकल स्तरित यानी सिंगल लेयर, या डबल लेयर, या ट्रिपल लेयर, या मल्टी लेयर, बताएंगे आंसर क्या होगा आपका, बोलिए। वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज यानी परागकण का, परागकण की भीति क्या होती है, तो सर डबल लेयर्ड होती है। आंसर क्यों रुक गया आप लोग देना, डबल लेयर्ड हो जाएगा, यानी कि दोहरी सतह होता है सर। बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर, और अंदर वाले को इनर लेयर। आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, हाँ ठीक है। आंतरिक लेयर जो है
आलिया का कहना है बी, ठीक है, डबल लेयर, ठीक है, सही है आलिया, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग। अरे परागकण के लेयर के बारे में आपको बताया था ना, पोलन ग्रेन का लेयर, याद है कि भूल गए हैं? बोलिए जी, बैठे हुए बोलिए तो सही। परागकण का कितना लेयर होता है? कौन कौन? आउटर लेयर। आउटर लेयर किसका बना होता है? दो तरह का लेयर होता है ना जी, एक इसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर, और इसको बोलते हैं हम लोग इनर लेयर। अच्छा, ये आउटर लेयर जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल का बना होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल का बना होता है, और इनर लेयर जो होता है ये क्या होता है? स्मूथ होता है, यानी कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, तो ये स्मूथ होता है, ठीक है। चलिए हो गया, अब आगे बढ़े। एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जैसे कि मैं भी बात कर रहा था, हाँ, ये आप लोग को बताया जा चुका, लेकिन बाबू आवाज नहीं आ रहा आप लोग का। नजर आलम, हाँ सही है आपका कहना कि सर पोलन ग्रेन दो लेयर का मिल, दो लेयर से बना होता है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आउटर लेयर ये दो तरह का लेयर है सर, एक बाहरी लेयर और एक आंतरिक लेयर। बाहरी लेयर जो होता है, बताया था मैंने शुरू में ही बताया आपको, क्या बोला है कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, तो ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, यानी मजबूत पदार्थ होता है। और इनर लेयर जो होता है पैक्टोसेलुलोज यानी पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये बातें हो चुकी है, ठीक है, ये सब ध्यान रखा करिए। और इसमें क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये केंद्रक दो कोशिकाओं में टूट जाती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में, ठीक है। ओके, अब अभी एग्जाम के समय में अगर ये आप लोग को याद नहीं रहे, पढ़ाया हुआ चीजें अगर ध्यान में नहीं रहे, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए 54 का बी हो गया, अब आते हैं 55 पे। टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, बताएंगे 55 का आंसर दीजिए आप लोग। 55 का क्या होगा? टी लिम्फोसाइट कहाँ से निकलता है? सर बोन मैरो से। मेरे से पहले कोशिश करें कि आप आंसर दें, ठीक है। टी लसिकानु जो होता है ये किससे निकलता है, किससे उत्पन्न होता है? तो बोन मैरो से, यानी कि सर अस्थि मज्जा से। चलिए ठीक है, ओके। अब आते हैं 56 में, सोर्स ऑफ इको आर1 इंजाइम। इको आर1 इंजाइम का स्रोत क्या है? सर इको आर1 इंजाइम का स्रोत होता है इकोलाई। इकोलाई याद रहे, इकोलाई, ठीक है। इस रेसिया कोलाई जो है ये इको आर1 इंजाइम का सोर्स है, यानी इको आर1 एक इंजाइम है जिसको प्राप्त किया जाता है इकोलाई से। इसको आप लोग याद कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा पौधा है जो कीट भक्षी होता है, यानी कि कीड़ों को मार कर खाता है? सर ड्रोसेरा, और दूसरा में है नेपेंथीज। अच्छा चलिए, इसमें आंसर क्या होगा बोलिए? सर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, 57 का 57 का सी। बात समझ में आए? चलिए आंसर सही आ लिया आपका। ड्रोसेरा और नेपेंथिस जो है सर, ये दोनों के दोनों कीट भक्षी पौधे होते हैं, यानी कि ये कीड़ों को खाते हैं, ठीक है, कीटों को खाने वाले पौधे हैं ड्रोसेरा और नेपेंथिस। चलिए 58 में आइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन एक उभयलिंगी जीव है? इनमें से कौन एक उभयलिंगी जीव है भाई? अर्थवर्म, केंचुआ जो है उभयलिंगी होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ, क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ। सर क्लोरेला क्या है? तो क्लोरेला एक प्रकार का अलगी है, यानी कि क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है। ये बताया गया है आप लोगों को, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है। चलिए, साउंड में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, पूरे वीडियो में परेशानी हो जाती है। साउंड में कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर बता देंगे। चलिए आगे बढ़े, 60 में आइए। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर? क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉल वर्म।
यानी कि क्राइजीन जो है ये किस फसल को बॉलवर्म नामक पीड़क के द्वारा, कीड़ा जो है बॉलवर्म एक तरह का पीड़क है, कीड़ा है, बचाता है? तो कॉटन को, कपास को, क्राइजीन। ठीक है, चलिए, तो क्राइजीन किस फसल को बचाता है बॉलवर्म से? कॉटन को, कपास को बचाता है। चलिए अब आइए प्यूरिन बेसिस ऑफ डीएनए। आपको बताए हैं बेस जो है, नाइट्रोजन बेस जो है दो तरह का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। कौन कौन? सर एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन, पायरिमिडिन। अच्छा याद रहे कि प्यूरिन जो होता है सर ये दो तरह का होता है। प्यूरिन कौन कौन होता है? आज, AG, आज, याद रखिएगा। अब पायरिमिडिन कॉट, CUT, कट। अब सुनिए ये कट आज नहीं बोलना है, याद रखने का तरीका है। प्यूरिन छोटा है तो इसमें छोटा वाला आज आएगा, पायरिमिडिन बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला आएगा। 3 गो यहाँ है ना और यहाँ 2 है, तो प्यूरिन में 2 कम वाला, ये ऐसे याद रखने के लिए आपके लिए है। नाइट्रोजन क्षार जो होता है दो तरह का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो देखिए प्यूरिन छोटा नाम है पायरिमिडिन के तुलना में, तो इसमें आज, एडेनिन और गुआनिन याद रखिएगा। पायरिमिडिन बड़ा नाम है तो इसमें 3 वाला हो जाएगा, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा तो अब सुनिएगा डीएनए में कौन कौन सा प्यूरिन बेस पाया जाता है? तो प्यूरिन का डीएनए में कौन कौन होता है? तो भाई डीएनए में एडेनिन और गुआनिन दोनों ही होता है। तो इस एडेनिन ऑप्शन देखिए और मार दीजिए, सी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा बाबू। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस अगर पूछ दिया, पूरे नाइट्रोजन बेस कौन कौन होंगे? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। और अगर आरएनए में नाइट्रोजन बेस पूछ दिया तो क्या बोलेंगे सर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन के जगह पर यूरासिल हो जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि आपका डीएनए और आरएनए में टोटल कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा, एडेनिन और गुआनिन हो जाएगा। आगे हटाया जाए इसको। चलिए 62 में आइए, कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके द्वारा होता है? इनमें से बताएंगे कैंसर किसके कारण होता है? सर कैंसर ऑन्कोजीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आंसर का तलाश है लेकिन आप लोग आंसर दे नहीं रहे हैं, बस यही गलत बात है। आप पहले इसका जवाब दीजिए। ठीक है, हम आपके आंसर को देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। कैंसर किसके द्वारा होता है? सर ऑन्कोजीन के द्वारा। याद कर जाइए, अभी समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपके पास समय की कमी है, इसलिए अभी जो आप पढ़ लीजिएगा वो याद रहेगा। कैंसर होता है ऑन्कोजीन के कारण। चलिए 63 में आइए, विच वन द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपागेशन। इनमें से कौन सूक्ष्म प्रवर्धन में, इनमें से कौन सूक्ष्म प्रवर्धन में पॉसिबल है? तो किसमें सूक्ष्म प्रवर्धन पॉसिबल होगा भाई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि अलैंगिक जनन में। माइक्रो प्रोपागेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम प्रयोगशाला में पौधे के एक छोटे से भाग को काटकर इसी से प्रयोगशाला में हजारों पौधों को कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम है माइक्रो प्रोपागेशन, यानी प्रजनन या प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी पौधे के छोटे से भाग के द्वारा नए पौधों का विकास करना। इसमें होता है अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन किसके लिए संभव है? अलैंगिक जनन के लिए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, पायरिमिडिन प्रेजेंट इन आरएनए। आज आरएनए में कौन कौन से पायरिमिडिन पाए जाते हैं? अभी हम आप लोग को बताए हैं पायरिमिडिन आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आरएनए में सर डी आरएनए में होता है, जैसे कि अभी बताए ना, पायरिमिडिन होता है कट, CUT होता है ना जी, CUT। अच्छा अगर हम बात करते हैं साइटोसिन और यूरासिल यही ना होता है, थाइमिन तो होता नहीं है इसमें, तो इसलिए साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा। तो देखिए साइटोसिन और यूरासिल सी नंबर में है। ठीक है, तो 64 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने पायरिमिडिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन कट, ये 3 होता है पायरिमिडिन टोटल। तो पायरिमिडिन में से अब कौन कौन है जो कि आरएनए में होता है? तो सर आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा। और अगर डीएनए पूछता तो डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन होता। ठीक है, चलिए 65 में आइए, सर ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ठीक है, टाइफाइड के लिए। 64 का सी हो जाएगा, सॉरी 65 का सी हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सर ग्रीन हाउस गैस में मीथेन रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये रहता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, तो इसमें से नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है बताएंगे? सर कान्हा नेशनल पार्क जो है ये टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, 67 का बी हो जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। एकदम याद रख लीजिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। ठीक है, बाघ के लिए। 67 का क्या मारेंगे? सर 67 का बी हो जाएगा। ठीक है, 68 में आइए, दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चैन। फूड चैन के बारे में हमने आपको सब्जेक्टिव इकोलॉजी में बताया है, तो इकोलॉजी में ये बातें आपको वहां बताया गया है कि सर फूड चैन का मतलब होता है जैसे कौन एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उस जीव को किसी दूसरे जीव के द्वारा खाया जाता है। जैसे घास को गेहूं के द्वारा खाया जाता है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं होगा। सर बकरी को गाय के द्वारा खाया जाता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। घास को बकरी के द्वारा खाया जाता है और फिर बकरी को शेर के द्वारा खाया जाता है। सर यही आंसर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? आलिया का आंसर है 68 का बी कैसे होगा भाई? गलत है ये, इसमें बोला हुआ है सही फूड चैन बताना है। तो फूड चैन क्या है? तो सर फूड चैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीवों को खाता है और उस जीव को किसी अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है। तो भाई यहाँ आप खुद समझिए, घास को कौन खा रहा है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? शेर, लायन। तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 69 में आते हैं। 69 में, हाँ। अब उसके बाद न्यूक्लियोसाइड क्या है, अब ये आपको बताना है। 69 में ये बताना है आपको कि क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड कौन कौन होगा। सर न्यूक्लियोसाइड बताइए। 69 का 69 का बी। अच्छा, नजर आलम का कहना है 69 का बी होगा। बी कैसे होगा भाई? सर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप बराबर न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। यहां पूछा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। बस समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। अब तो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है ये बात तो आपको पता है कि सर न्यूक्लियोटाइड ये टोटल हो गया ना, उसमें से सिर्फ फॉस्फेट को हटा दीजिए, मतलब कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर किस में है? तो सर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर ए में है। 69 का इसलिए ए आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? 69 का हाँ बोलिए। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड में से जब आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा दीजिएगा ना, तब बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। यानी कि सर न्यूक्लियोसाइड बराबर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, बस नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। बस समझ में आया? इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? ये इसलिए इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। 69 सही है, 70 में आइए। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा का कहना है, थोड़ा रुकिए, इसको देख लेते हैं क्या कहना है। हाँ नजर आलम जी बोलिए, क्या कहना है बाबू आपका?
राइट। बच्चा का कहना है हाँ, चलिए तो एक बच्चा बच्चा का कहना है भाई, नजर आलम का कहना है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। अब 69 का बी नहीं होगा, बच्चा का कहना है कि सर 69 का बी नहीं होगा। अरे एक मिनट, 69 में न्यूक्लियोसाइड ही ना आप बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड मैं ये बताया आपको, न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या। हाँ, अभी मैं एक बच्चा के मोबाइल में जैसे मंगाया हूँ, जो पढ़ाया हुआ नोट्स है उसमें, आप लोग को तो शायद इस पे नहीं दिखेगा। यहाँ अगर आपको थोड़ा भी दिख रहा हो, मैं थोड़ा आपके पास ले चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में जो वहाँ लिखवाया हूँ वहीं होगा। कुछ दिखा? शायद आपको दिख गया होगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैं जो नोट्स में पढ़ाया हुआ था उसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको यहाँ बताया हूँ, जैसे आपके कहने के बाद मुझे वो दिखाना पड़ा है। नजर आलम जी का कहना यह है कि सर दूसरा आंसर सही होगा न्यूक्लियोसाइड का, जबकि न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर बराबर न्यूक्लियोसाइड होता है। और जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दीजिएगा तब वो न्यूक्लियोटाइड होगा। यहाँ आंसर न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड है। बस समझ में आया क्या? समझे बात को? याद रखिएगा भाई, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनिए, मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ, इस पे लिख दे रहा हूँ आपको कि न्यूक्लियोटाइड बराबर नाइट्रोजन। चलिए, हाँ सुनिए क्या बोला गया। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड बराबर, सर का कॉल आया हुआ था बैच के लिए, मैं बोल दिया केमिस्ट्री वाला क्लास जो है आपका 6 बजे चलेगा। देखिए बाबू, न्यूक्लियोटाइड बराबर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपसे पूछ दिए गया न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, बस इतना ही। ठीक है, चलिए हो गया। समझे बात को? आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ सर, अब समझ में आ गया? बोलिए नजर आलम बाबू, बताइए आप, अब कोई दिक्कत? हाँ, फॉस्फेट ग्रुप हटेगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर बोल दीजिएगा तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, यहाँ है न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लिखे हैं, हम न्यूक्लियोसाइड नहीं लिखे हैं। हम न्यूक्लियोसाइड नीचे बताए हैं कि न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप बराबर होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलिए 70 में आइए। 70 नंबर क्वेश्चन बताइए, दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, यानी सर युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। बात समझ में आया? युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को
युग्मक जनन कहा जाता है। 71 देखिए, विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इनमें से कौन ऐसा प्रजाति है जो लुप्त प्राय प्रजाति, यानी लुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजाति इसको कहते हैं। संकटग्रस्त यानी संकट पे आ गया है, जो अब खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, यानी कि लुप्त प्राय या फिर संकटग्रस्त प्रजाति जो है नेपेंथीज हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा, याद रहे बात ये आप लोग को। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है इसमें से नेपेंथीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। 71 में क्या लगाएंगे बाबू, सी। 72 में आई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। याद रहे सर, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो होता है ट्रांसपोजोन होता है और जंपिंग जीन दोनों होता है। ठीक है, इसलिए 72 का क्या मारेंगे आप, डी मारेंगे सर, बी एंड सी बोथ। ठीक है, बी एंड सी बोथ लगाएंगे, हो गया 72 का बी एंड सी बोथ। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। अच्छा, GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका GAATTC जो है ये पहचान स्थल है, किसका सर, इकोवार-1 का। इकोवार-1 में आप बताए थे कि इकोवार-1 कहाँ काटते हैं, डीएनए को सर, GAATTC वाले अनुक्रम पर, यानी कि इसलिए 73 का ए हो जाएगा। 73 का सी नहीं होगा भाई, GAATTC जो होता है इकोवार-1 के लिए होता है। GAATTC इकोवार-1 के लिए होता है। पता नहीं क्यों आज आप लोग बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं और हमको भी कंफ्यूजन में डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब सर्च करें GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच केवल ऐसे डालिएगा ना, GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट, GAATTC इज रिकॉग्निशन साइट, ये ले लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इकोवार-1 आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 74 पर। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन। विंग्स ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के पंख और तितलियों के पंख, ये क्या होते हैं सर, एनालोगस ऑर्गन होते हैं। 74 का डी होगा, 74 का डी होगा। आलिया आप पहले ये बताइए, कंफर्म हो गए आप? हाँ, आप ये बताएं कि इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने कंफर्म हुआ। आप नेट पे सर्च क्या करेंगे, GAATTC इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर, आ जाएगा उसमें इकोवार-1। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के पंख और तितलियों के पंख किस एक प्रकार के अंग है, किस प्रकार के अंग है सर, एनालोगस ऑर्गन है, अनुरूप अंग होता है। अच्छा, एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, आप बताइए, एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है सर? एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है वैसा अंग जो आकार में समान नहीं हो परंतु कार्य में समान हो। ठीक है, अच्छा आकार में समान तो नहीं होगा लेकिन ये कार्य दोनों उड़ने का काम करता है। ठीक है, 75 में विच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन जलीय खरपतवार है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताएं आप सब, 75 क्या होगा, 75 आंसर बताएं आप लोग। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्वेटिक वीड यानी कि जलीय खरपतवार कौन होगा? पहला ऑप्शन है ट्रापा, दूसरा है हाइड्रीला, ये और अच्छा इकॉर्निया जलकुंभी। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे हाइड्रीला भी मार देते हैं। हाइड्रीला खरपतवार नहीं है, एक जलीय पौधा है, तो इसमें इकॉर्निया लगाएंगे। 75 का सी हो जाएगा इकॉर्निया। ठीक है, 75 का सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। 76 में ये सर, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। चलिए बताएंगे 76 में आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। परिसंचरण तंत्र और रक्त किस जनन परत के द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं, बताएंगे आंसर। 76 का मेसोडर्म, बी सही है। आलिया आंसर सही है, नजरे आलम का भी आंसर सही है। चलिए मेसोडर्म, याद रहे रक्त और जितने भी परिसंचरण तंत्र है जिससे होकर रक्त बहता है, ये किसके द्वारा, अगर पूछा जाए कि ये किस जनन परत के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, मेसोडर्म के द्वारा। चलिए 77 में एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शो, एबीओ रक्त समूह में, एबीओ रक्त समूह मनुष्य में एबीओ रक्त समूह किसको दर्शाते हैं सर? मल्टीपल अलील को, बहुअलीलता को भी दर्शाते हैं। और एक बात पता है,
एबीओ रक्त समूह में ही शामिल होता है कौन, ए बी। तो इसका मतलब ए बी तो कोडोमिनेंस को भी दर्शाता है, यानी कि सर बी और सी दोनों हो जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, डी आंसर लगाएंगे 76 का डी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप ये किसका एग्जाम्पल है, तो सर कोडोमिनेंस का। और एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल अलील का, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर तो एबी ब्लड ग्रुप भी ना आता है, तो इसलिए एबीओ रक्त समूह अगर पूछ दिया, केवल एबी रक्त समूह पूछता तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता, ये मल्टीपल अलील नहीं होता। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप पूछ दिया तो मल्टीपल अलील भी मारेंगे और कोडोमिनेंस भी मारेंगे, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 78 में आइए, ग्राफियन फॉलिकल आर फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है, बताएंगे बाबू, ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है। सर ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है ये ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंडाशय में ग्राफी पुटक पाया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा, इसी को परिपक्व पुटक कहते हैं। चलिए 78 का बाबू एक काम करेंगे ना, शायद हम जो आंसर की आपको बना कर दिए थे ना, उसमें हम ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा जल्दी जल्दी में शायद हम आप लोग को आंसर ए लगवा दिए थे वहां, तो याद रहे 78 का आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटक किसमें पाए जाते हैं, तो मनुष्य के अंडाशय में पाए जाते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं 79 में, टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोजोम पाया जाता है, टर्नर मतलब टर्न कर रहे हैं, 45 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, 45, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सर 45 गुणसूत्र होते हैं, याद रखने के लिए। हाँ, क्या चीज का कंफ्यूजन भाई, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सोचिए कि ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो सर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये मनुष्य में पाए जाते हैं। और मनुष्य के कहाँ, तो सर ये फीमेल में होते हैं ना, क्योंकि उसी में अंडाणु का निर्माण होता है, इसका मतलब कि अंडाशय में। ठीक है, फीमेल के अंडाशय में, इससे अंडाणु का निर्माण होता है। और टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 45 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होता है, तो सर याद रहे इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या है, तो सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन एक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। ठीक है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर जो भी आए बताते चले, पहले आप लोग आंसर अपना जरूर बताएंगे। हाँ आलिया, ये नहीं होगा, लिपिड नहीं होगा, इम्यूनोजेनिक लिपिड नहीं होगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इम्यूनोजेनिक प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 में आइए सर, एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन, एनिमोफिली प्रकार का परागण किसमें नहीं होता है, साल्विया जो है इसमें एनिमोफिली प्रकार का परागण नहीं पाया जाता है, याद रहे 81 का डी हो जाएगा। ठीक है, 81 का डी। 82 में आइए सर, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी यार, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं प्रतिरक्षी क्या होते हैं। हाँ 81 का डी ठीक है। अच्छा 82 का एंटीबॉडी इन आवर बॉडी यार, ग्लाइकोप्रोटीन सी हो जाएगा। ठीक है, 82 का सी हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अब ये 82 हो गया, एटी थ्री यहाँ क्या हो गया, वो शायद 83 क्वेश्चन बाकी रह गया क्या, यहाँ आया ही नहीं है, हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लास्ट में उसको उतार दूंगा इसी पे। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन में आइए, डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर क्या होते हैं सर, डिकम्पोजर जो होते हैं ना ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, 84 का सी हो जाएगा, डिकम्पोजर विषमपोषी होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक, अपघटक का मतलब होता है जो किसी पदार्थों को सड़ाने गलाने में मदद करते हैं, तो सड़ाने गलाने में जो मदद करते हैं ना वो क्या होते हैं सर, परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, यानी कि वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सड़ाते रहते हैं और खाते रहते हैं। बस समझ में आया। चलिए
85 में द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट, कॉपर टी इज टू प्रिवेंट, कॉपर क्या चीज को रोकता है सर, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को। 85 का सी कर लेंगे, 85 का सी, ठीक है। अब आ जाइए, विच टाइप ऑफ पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, यानी किस प्रकार का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का फ्लो जो है ये एक ही क्रम में होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, हमेशा सीधा होगा। नेवर इन्वर्टेड, कभी भी उल्टा नहीं होता है। किस प्रकार का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, याद रहे एनर्जी का पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं होता है। 87 में आइए, ठीक है, क्या बोला हुआ है, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ, यानी कि साइनोबैक्टीरिया किस क्षेत्र में उपयोगी जैव उर्वरक है। चावल में, धान का जो उत्पादन करते हैं हम लोग उसमें ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये जैव उर्वरक के रूप में उसमें कार्य करता है, ठीक है। राइस हो जाएगा, चावल ही होगा। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ राइस, ठीक है। अच्छा, व्हेन आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज्ड, 88 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है डीएनए जब ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के दौरान, डीएनए की असतत प्रतिकृति के दौरान। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर है। 88 का क्या आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा, याद रहे। चलिए 89 में आइए, क्या दिया हुआ है सर, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, तो सर मिथेनोजेन नामक जीवाणु का, जो कि जुगाली करने वाले जानवरों के आंत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। 88 का लेगिंग स्ट्रैंड नहीं बाबू, लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में होता है, ठीक है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी ही सही है उसका। 89 का डी हो जाएगा, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो सर मिथेनोजेन का। 90 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ये स्मॉग में उपस्थित होते हैं, बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मॉग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मॉग ये स्मॉग में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित की बात हो रही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। 90 का डी ही सही होगा बाबू, 90 का डी सही होगा, ठीक है। 91 में आइए, विच वन इज इनिशिएशन कोडोन, चलिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अब बताएंगे आंसर क्या होगा सर, प्रारंभिक कोडोन कौन सा है, AUG और GUG, याद रहे इनिशिएशन कोडोन है ये। 91 का बी हो जाएगा, ठीक है। 92 में व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच वैल्यू, नॉर्मल रेन जो बारिश वाला पानी है उसका पीएच वैल्यू 5 से 5.5 के करीब में होता है। जो बरसात का पानी है वो 5 से 5.5 के करीब में होता है, लेकिन अगर एसिड रेन का पीएच पूछ रहा है तो वो होता है 4 के बराबर, ठीक हो जाए, ठीक है। 6 नहीं होगा बाबू, 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। याद रहे ये बात आप लोग को कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 के बराबर होता है, ठीक है। 92 का डी लगा लीजिएगा, 92 का डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिड, इसमें से कौन प्लाज्मिड है सर, PBr322 जो है ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, PBr322। 94 में ये ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विच टाइप ऑफ विटामिन, यानी ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस किस प्रकार के विटामिन से भरा होता है, भरपूर होता है, तो सर विटामिन ए से। ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस किस प्रकार के विटामिन से भरा होता है, तो विटामिन ए से भरा हुआ होता है। 94 का क्या लगाएंगे, 94 का हाँ 94 में बी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 95 में सर, मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग टू विच फैमिली इन द फॉलोइंग, यानी मनुष्य किस गण का सदस्य है और निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो सर इसमें हो जाएगा प्राइमेट्स एंड होमिनिडी। प्राइमेट जो है ये ऑर्डर है और फैमिली जो है होमिनिडी हो गया,
प्राइमेटा ऑर्डर हो गया, प्राइमेटा को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, गण कहते हैं। तो मनुष्य जो है प्राइमेट गण का, और होमिनिडी जो है ये फैमिली का, कुल का है। 96 में ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक विविधताएं किसकी होती है, यानी कि किस कौन सी प्रजाति इनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकतर हैं इंडिया में। तो सर इसमें आम है। आम जो है ना, इसकी प्रजातियां बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। याद रहे इनमें से किसकी प्रजाति, किसकी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधताएं हैं, आनुवांशिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के कौन से जीव हैं, तो इसमें से मैंगो हो जाएगा यानी कि आम हो जाएगा, डी। 97 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इनमें से द्विगुणित संरचना कौन है। सर जाइगोट जो है ये द्विगुणित होता है, बाकी ये भी एन होता है, और इंडोस्पर्म जो है ये क्या होता है, सर इंडोस्पर्म 3n होता है, भ्रूणपोष 3n होता है, और शुक्राणु n होता है, जाइगोट ही है जो कि 2n होता है। इंडोस्पर्म में भी अगर मान लीजिए कि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि एंजियोस्पर्म का पूछा है, एंजियोस्पर्म का, तो हो जाएगा 3n। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म का पूछा है, जिम्नोस्पर्म का पूछा है, तो जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म जो होता है ये 3n होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये n होता है। ठीक है, n होता है, इसको सुधार कर लेंगे। चलिए 97 में आ जाइए, देख लेंगे इसको अच्छे से, मैं हट जाता हूँ। चलिए अब स्क्रीनशॉट भी जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। 98 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। बताएंगे भाई इन सिटू कंजर्वेशन का, इन सिटू कंजर्वेशन में 98 में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 98। सर इन सिटू कंजर्वेशन में सर ये सैक्रेड ग्रुव हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब तो इन सिटू का इन सिटू में आता है। सीड बैंक जो है ये इन सिटू कंजर्वेशन हो गया, बाहरी। ठीक है, सीड बैंक बाहर की तरफ में मनुष्य की तरफ बनाए हुए, ये एक तरह का क्या हो गया, आवास हो गया जिसमें जीवों को रखा जाता है, तो ये सीड बैंक हो गया। नेशनल पार्क, सेक्रेट ग्रुप, ये सब जो होता है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है। 98 का क्या लगाएंगे भाई, सी लगाएंगे, 98 का सी। अब ये 99 में, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, टीआई प्लाज्मिड को निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। सर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस याद रखिएगा। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड को इसी से प्राप्त किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड को। जैसे प्लाज्मिड एगो देखे आप PBr322, उसी तरह का एक टीआई प्लाज्मिड है जिसको एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में आइए, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। याद रही ये बात, इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, यानी औषधि चट्टान, औषधि चट्टान में पाए जाते हैं कौन, फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, यानी कि जीवाश्म सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, तो सर इसमें हो जाएगा औषधि चट्टान से, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट करके आना है, यहाँ तक का ये कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव में कर लेना है। ऑब्जेक्टिव की कहानी आप खत्म हो गई, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अब सब्जेक्टिव। ठीक है, अब स्टार्ट होगा आपका सब्जेक्टिव। ये डेली अब आप लोग को 2 घंटे दो अलग अलग चीजें, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजें मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो जा रहा है मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका शुरू कर देता हूँ। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अभी मैं करा देता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम आप लोग देंगे जरा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम बस आपसे चाहिए, अभी मैं शुरू करता हूँ। चलिए अब सबको दिखाई देने लगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर को अभी हम लोग को सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए जब एक बार समझा दिया जाएगा ना तो फिर ये आसानी से याद हो जाएगा, आप घबराए नहीं। अब सुनिएगा सर, व्हाट डू यू मीन बाई साउथर्न ब्रोटिंग टेक्निक।
साउथर्न ब्लोटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो याद रहे, सुनिए अब जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब सब कुछ चीजें समझते चलिएगा एक एक करके। सर व्हाट डू यू मीन बाय साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक? साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक का मतलब यानी दक्षिणी ब्लॉटिंग तकनीक क्या है? सर साउथर्न ब्लॉटिंग यानी ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट इज अ मेथड, एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी में, जिसका उपयोग मोलिकुलर बायोलॉजी में होता है। और वो भी किसके पता लगाने के लिए? सर डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का पता लगाने के लिए, यानी कि एक विशिष्ट डीएनए के अनुक्रम का पता लगाने के लिए हम लोग ये एक मोलिकुलर बायोलॉजी में यानी कि आणविक जीव विज्ञान में हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी को साउथर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग तकनीक कहते हैं। साउथर्न ब्लॉटिंग तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान में होता है, यानी मोलिकुलर बायोलॉजी में होता है। अच्छा, जिसका उपयोग पता लगाने के लिए यानी डिटेक्शन के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किसके? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन डीएनए सैंपल, यानी कि डीएनए के सैंपल में, बात समझ में, डीएनए के सैंपल में डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम का पता लगाने के लिए डीएनए के सैंपल में कोई डीएनए लिया गया, वो सैंपल हो गया, तो डीएनए के सैंपल में एक विशिष्ट डीएनए के अनुक्रम का पता लगाने के लिए हम आणविक जीव विज्ञान में जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी को दक्षिणी ब्लॉटिंग तकनीक कहते हैं। बोल सकते हैं अब सर दक्षिणी ब्लॉटिंग तकनीक एक ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान में डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्लियर? हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग, यही बातें लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, सर व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन, यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या होता है, यानी माइक्रो इंजेक्शन क्या है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है, और हाउ इट इज हेल्पफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसका उपयोग और यह पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में कैसे मददगार है। तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन क्या है, तो भाई माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब तो समझ में आता ही है, इंजेक्शन की मदद से सर हम किसी चीजों को बॉडी के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा डीएनए के छोटे से अनुक्रम को, डीएनए के छोटे से जीन को हम डायरेक्ट अगर किसी बॉडी के अंदर स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइक्रो इंजेक्शन एक अच्छी विधि भी है। अच्छा, माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक, एक ऐसी तकनीक है इन विच जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है, तो ये पिछले क्लास में आप लोग को, ये क्लास में आपको बताई गई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है सर, जैसे मान लीजिए कि अगर ये डीएनए है और ये डीएनए के अंदर किसी बाहरी, अगर हम इस डीएनए को तोड़कर और क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने शरीर के अंदर से एक डीएनए के टुकड़े को निकाले और उसमें किसी बाहरी डीएनए के टुकड़े को जोड़ दिए, और जोड़कर जब उसको बनाएंगे ना तो डीएनए बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पुनर्योगज डीएनए कहिए कि एक पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली डाल दिया जाता है किसमें, तो सर जंतुओं के न्यूक्लियस में, केंद्रक में डाल दिया जाता है, और दे हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी ब्रीड इन द inferior quality breeds of the plant that is turn facilitate better outcome। देखिए इसमें क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल जो है ना, इसको काट कर यहाँ पे आप प्लांट कर दें, प्लांट कर दीजिए। हालांकि ये तकनीक जो है माइक्रो इंजेक्शन, इसका उपयोग प्लांट के लिए ही किया जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए को सीधे किसी जीव या फिर, यानी जीव का मतलब यहाँ पे आप पौधा भी बोल सकते हैं, तो जीव रहेगा तो पौधा, ऑर्गेनिज्म वहां पे कर सकते थे, लेकिन प्लांट जीव के केंद्रक में डाल दिया जाता है। वे पौधे की घटिया गुणवत्ता वाली नस्लों में बेहतर गुणवत्ता वाली नस्लों को शुरू करने में मदद करते हैं। बात समझ में आया? यानी कि अगर घटिया गुणवत्ता वाला कोई पौधा है उसमें अब अच्छे गुणवत्ता वाले नस्लों की उत्पादन होना शुरू हो जाती है, और इसके बदले में बेहतर परिणाम की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बदले बेहतर परिणाम निकलता है, मतलब कि जो इससे रिजल्ट निकलता है वो अच्छा रिजल्ट निकलता है। बात समझिएगा जरा, मान लीजिए कोई पौधा है जो बहुत, समझिए कि घटिया किस्म का, यानी कि घटिया गुणवत्ता वाला बोलने का मतलब होता है कि लो ब्रीड है, यानी कि निम्न नस्ल वाले, बहुत कम उत्पादन वाला कोई नस्ल है।
अब उसमें एक आप हाइब्रिड नस्ल वाले जीन को जैसे ही डालिएगा उसके बाद क्या होगा सर, अच्छे किस्म की उत्पादन होना शुरू हो जाएगी। तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम पुनर्योगज डीएनए को किसी पौधे के केंद्रक में सीधे स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी जीव के केंद्रक में सीधे स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप घटिया गुणवत्ता वाली पौधों के नस्ल से अच्छे गुणवत्ता वाले या अच्छे नस्ल वाले पौधों की उत्पादन होना शुरू हो जाती है। बात समझ में आया? अब ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सर हाउ इट इज हेल्पफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यह पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में कैसे मददगार है? तब पुनः संयोजक डीएनए में यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस प्रकार से मददगार है कि इसके द्वारा अगर घटिया गुणवत्ता वाला भी पौधा है तो उससे बेहतर नस्ल वाले पौधे का उत्पादन किया जा सकता है। बात समझ में आया? और इसके करने के कारण क्या सर, बेहतर परिणाम की सुविधा प्राप्त होगी, अच्छा परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा जरा। अगला पॉइंट क्या है सर, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, यानी प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज क्या है? प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मोलिकुलर सीजर। याद रहे ये बात आप लोगों को कि सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यानी प्रतिबंधन एंजाइम को ही आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? आणविक कैंची कहते हैं किसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, यानी प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज क्योंकि दिस एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो सर प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग मोलिकुलर सीजर यानी कि आणविक कैंची भी कहते हैं, जिसके उपयोग के द्वारा हम डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काट सकते हैं। बात समझ में आया? यानी डीएनए को काटने में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काम करता है, जिसको हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। अच्छा, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज HindII। सबसे पहला प्रतिबंधन कौन सा है? प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम सर HindII है। याद रहे ये बात आप लोग को, ठीक है। चलिए सर, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड क्या है? तो सर प्लाज्मिड इज अ स्मॉल, प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड इज अ स्मॉल, छोटा सा सर्कुलर गोलाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड मतलब हो गया जैसे डीएनए का ये 3' to 5', आइए मान लीजिए 5' to 3' स्ट्रैंड है, ये दोनों आपस में से जुड़ा हुआ होगा तो इसी को डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड मोलिक्यूल अणु है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए क्या बोला गया, यानी कि प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डबल फंसे डीएनए अणु है जो कोशिका के गुणसूत्र डीएनए से अलग होता है, जो कोशिका के गुणसूत्र डीएनए से अलग होता है। अब सुनिएगा, कोशिका के गुणसूत्र डीएनए से ये अलग होता है क्रोमोसोमल। देखिए कहने का मतलब है कि एक अगर हम लोग बात करें एक कोशिका के अंदर, जैसे कि एक जीवाणु में अगर बात करें तो जीवाणु के अंदर 2 तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है, 2 तरह का डीएनए पाया जाता है। मानिए 2 तरह का डीएनए होता है, एक डीएनए यहाँ आप देख रहे हैं और एक ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एक देख रहे हैं आप, ये इस तरह से डबल लेयर्ड होता है। अच्छा सुनिएगा, इसका नाम है सर सर्कुलर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए कह दीजिए, सॉरी क्रोमोसोमल डीएनए, हाँ क्रोमोसोमल डीएनए ही कहेंगे, क्रोमोसोमल डीएनए इसको कहेंगे, ये क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। और ये कौन सा डीएनए है? तो सर एक बैक्टीरिया में 2 डीएनए हो गया, एक हो गया क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा क्या हो गया? सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा ये कैसा होता है? तो सर इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए से, इसको गुणसूत्रीय डीएनए कहते हैं। तो सर ये कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए से प्लाज्मिड जो है ये अलग होता है। बात समझ में आया? डिस्टिंक्ट मतलब हो गया अलग होना, समझ में आया? अलग होना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल्स यानी कोशिका के क्रोमोसोमल डीएनए यानी गुणसूत्रीय डीएनए से अलग होता है। बात समझ में आया? प्लाज्मिड क्या है? तो सर प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार
और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, जैसे देखिए ये डबल स्ट्रैंड हो गया ना जी, ये दो गो स्ट्रैंड हो गए, जैसे मान लीजिए 3' to 5' और 5' to 3', तो ये दो स्ट्रैंड हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे ये दो गो स्ट्रैंड में यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो एक दूसरे से ये आपस में जुड़ा हुआ होता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसलिए बोल दिया गया डबल स्ट्रैंडेड होता है, और यह और यह कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए से अलग होता है, अलग तो है ही, चलिए यही बात है। अच्छा, व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? तो सर, अ लेबोरेटरी मेथड यूज्ड टू मेक मेनी कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सैंपल दैट कंटेन्स वेरी टीनी अमाउंट ऑफ दैट डीएनए। क्या बोला गया? एक प्रयोगशाला विधि द्वारा, एक प्रयोगशाला विधि जिसका प्रयोग डीएनए के उस नमूने से किसी विशिष्ट टुकड़े की कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है जिसमें उस डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए हो गया, ये देखेंगे बोर्ड पे जरा, ये कोई डीएनए हो गया, और इस डीएनए में एक विशिष्ट डीएनए हुआ। सपोज मान लीजिए कि ये जो डीएनए आप देख रहे हैं, ये कुछ विशिष्ट प्रकार का कुछ स्पेसिफिक डीएनए है, इसकी संख्या है कम। अच्छा, अब क्या किया जाएगा? अब इसी डीएनए के द्वारा, इस विशिष्ट डीएनए के द्वारा, यानी कि इस स्पेसिफिक क्या बोला गया सर? इस स्पेसिफिक डीएनए के द्वारा, कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है सर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रयोगशाला में की जाने वाली एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम इस विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के विशिष्ट टुकड़े, डीएनए का ये क्या है? स्पेसिफिक डीएनए का समझिए कि टुकड़ा है, यानी कि फ्रेगमेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट है, यानी कि सर विशिष्ट डीएनए के टुकड़े के द्वारा, डीएनए के विशिष्ट टुकड़े के द्वारा कई कॉपियां तैयार कर दी जाती है, जिसकी संख्या इस डीएनए में बहुत कम है कि नहीं? बहुत कम। जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए हुआ, ये पूरा का पूरा तो सर डीएनए ही है, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट डीएनए है, डीएनए का कुछ विशिष्ट टुकड़ा है। अब इस विशिष्ट डीएनए के टुकड़ा यानी कि छोटे से डीएनए के टुकड़ा के द्वारा कई सारे कॉपी तैयार कर दिए जाएंगे कई सारे डीएनए के कॉपी तैयार कर दिए जाएंगे। तो ये पीसीआर एक विधि है, इसी का एक विधि है, यही कॉपी तैयार करने की एक विधि है। तो पीसीआर क्या है? तो सर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि यह एक प्रकार का प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला एक विधि है, जिसके द्वारा हम किसी डीएनए में मौजूद विशिष्ट डीएनए के टुकड़े के द्वारा कई कॉपियां तैयार कर सकते हैं, जिसकी संख्या इसमें बहुत कम है। देखिए, एक प्रयोगशाला विधि जिसका प्रयोग डीएनए के उस नमूने से किसी विशेष टुकड़े की कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें उस डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए की मात्रा बहुत कम है, इसी के द्वारा विशिष्ट टुकड़े का डीएनए तैयार कर दिया जाएगा, बहुत सारा कॉपी। तो ये किसके मदद से? सर पीसीआर के मदद से, यानी कि इट इज अ लेबोरेटरी मेथड। यह एक प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला विधि है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग करके हम बना सकते हैं मैनी कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के विशिष्ट टुकड़ों के कई प्रतियां तैयार कर सकते हैं फ्रॉम अ सैंपल, एक छोटा सा सैंपल के द्वारा, जिसकी संख्या दैट कंटेन वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ दैट डीएनए, जिसकी संख्या उस डीएनए में बहुत कम हो। बस समझ में आ गया क्या? जैसे मान लीजिए कि ये विशिष्ट डीएनए का टुकड़ा हुआ, इसकी संख्या इसमें बहुत कम है। अब बस इसी टुकड़ा का उपयोग करके हम जब बहुत सारे डीएनए का ऐसे ही कॉपी तैयार कर, इसी का कॉपी बहुत सारा बनाते हैं, तो ये जिस विधि का उपयोग करके उसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए 6 नंबर में आइए, व्हाट इज एक्सोन्यूक्लियेज एंड इंडोन्यूक्लियेज। सर एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज क्या है? तो सर इंडोन्यूक्लियेज क्लीवेज न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड एट द मिडिल, वेयरएज एक्सोन्यूक्लियेज क्लीवेज न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स फ्रॉम द इंड। अब सुनिएगा सर, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है दो तरह का होता है।
एक्सोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज। देखिए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये दो तरह का होता है। कौन कौन सर? एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज न्यूक्लिएज। अच्छा दूसरा क्या होता है सर? इंडो न्यूक्लिएज। अच्छा सुनिएगा, एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब हुआ बाहर, इंडो का मतलब हुआ मिडिल, बीच में। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि डीएनए का ये टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए का टुकड़ा है, और अगर कोई एंजाइम, अगर कोई यहाँ डीएनए को काट रहा है, डीएनए को इस जगह पर काट रहा है, तो ये हो गया एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज कहने का मतलब हुआ कि सर यहाँ डीएनए को बाहरी, दोनों बाहरी यानी दोनों अंतिम छोर पर काटे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्सोन्यूक्लिएज कहते हैं। एंड ऑफ द डीएनए, अंतिम छोर पर काटता है। लेकिन अगर डीएनए को किसी बीच स्थान से काटा जा रहा है, किसी बीच स्थान से अगर काटा जा रहा है, तो ये हो गया इंडोन्यूक्लिएज। बात समझ में आया? इसको हम लोग इंडोन्यूक्लिएज कहेंगे। आया समझ में? तो इंडोन्यूक्लिएज का मतलब क्या होता है सर? वैसा प्रतिबंधन एंजाइम जो जब प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा डीएनए अंतिम छोर से, अंतिम सिरा से काटे जाते हैं, तो उसको एक्सोन्यूक्लिएज कहते हैं। और जब डीएनए का अनुक्रम, डीएनए का सीक्वेंस बीच वाले छोर से, बीच से अगर काटा जाए तो उसको इंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए 7 नंबर में आइए सर, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? तो सर अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। सर यह डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है जी क्लोनिंग वेक्टर? सर इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, टेकन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, जिसे किसी भी जीव से लिया जाता है, इनटू विच, जिसमें अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पस। देखिए क्या बोला गया है? अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? जैसे प्लाज्मिड वेक्टर का नाम आप सुने हैं ना, वो एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर हो गया। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर क्या है भाई? तो वही बातें अभी जो बताए थे, डीएनए का सर एक छोटा सा टुकड़ा होता है। हाँ ये तो हो गया है। चलिए अच्छा बात है, नजर आलम बाबू आपका आंसर सही है वो, लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन के लिए था। यहाँ वाले के लिए देखिए क्लोनिंग वेक्टर क्या है अगर पूछा जाए तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है? तो सर ये डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है जिसे किसी भी जीव से लिया जाता है, जिसमें बाहरी डीएनए के टुकड़े को जोड़कर और क्लोनिंग पर्पस के लिए इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, क्लोनिंग कॉपी बनने के लिए डाला जाता है। बात समझ में आया? नाम से लग रहा है क्लोनिंग संवाहक है, ये बहुत सारे कॉपी तैयार कर देता है। क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। क्लोनिंग वेक्टर डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है जो किसी भी जीव से लिया जाता है, किसी भी जीव से लिया जाता है, जिसमें क्लोनिंग उद्देश्यों के लिए, क्लोनिंग करने के लिए एक बाहरी डीएनए का टुकड़ा डाला जा सकता है। बात समझ में आया? क्लोन तैयार करने के लिए, कॉपी तैयार करने के लिए बाहरी डीएनए के टुकड़ा को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जोड़कर उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। इसी को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर याद हो जाएगा। एक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम किसी भी जीव से प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें बाहरी डीएनए के टुकड़े को जोड़कर और उस जीव में डाल दिया जाता है, फिर से इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि उसका कॉपी तैयार हो सके। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आइए, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल इसमें उपयोग होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। डीएनए के टुकड़े को अलग अलग करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं, जिसमें एगारोज जेल, जिसे समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग होता है। समुद्री घास से प्राप्त किए जाने वाले एगारोज जेल का उपयोग किसमें होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। इसमें एक तरफ में समझिए कि एक तरह का पैड जैसा बनी हुई होती है, एक तरफ में एनोड और दूसरे तरफ में कैथोड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है इस पे जब भी डीएनए के छोटे छोटे, इसके ऊपर में क्या होता है सर? इसके ऊपर में एगारोज जेल लगी हुई होती है। एगारोज जेल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? समुद्री घास से प्राप्त करते हैं, और एगारोज जेल इस पे लगा हुआ होता है। और जब भी क्या होता है, डीएनए को काटा जाता है, तो डीएनए पर पॉजिटिव, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए पर निगेटिव चार्ज होने के कारण डीएनए पॉजिटिव पोल की तरफ में आकर्षित हो जाती है और इस पे आकर चिपक जाती है इस जेल पर। और बाद में जो है ये ब्रोमाइड के द्वारा जब इसे दर्शाया जाता है तो इसमें क्या होता है
इथिडियम ब्रोमाइड से दर्शाने के बाद इसमें चमकते हुए डीएनए आसानी से दिखाई दे देते हैं और इस प्रकार से डीएनए के प्रत्येक टुकड़े को हम आसानी से अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रहे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी, मतलब जिसे सामान्य रूप से प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। क्यों? टू सेपरेट चार्ज्ड मोलेक्यूल लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी कि उनके आकार के आधार पर डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को क्या करते हैं, ये उनके आकार के आधार पर अलग अलग किया जाने वाला एक तरह का यह तकनीक है। यानी सर जेल वैद्युत कण संचलन, जेल वैद्युत कण संचलन क्या है? तो जेल वैद्युत कण संचलन एक प्रकार का तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर प्रयोगशालाओं में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसी आवेशित अणुओं को उनके आकार के अनुसार अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, बात समझ में आया? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग इसी के लिए होता है। हालांकि आप याद रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग करने में की जाती है। ठीक है, अच्छा, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो अलग अलग पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, और निगेटिव चार्ज होने के कारण, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव ध्रुव की ओर, पॉजिटिव पोल की ओर जाती है, यानी एनोड की ओर चली जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर ये याद रखेंगे, ये इस तकनीक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल का उपयोग किया जाता है जिसे समुद्री घास से प्राप्त करते हैं और उस जेल का नाम है एगारोज जेल। ठीक है, और पुनः उसे इथिडियम ब्रोमाइड जब उसके ऊपर में डाला जाता है तो इथिडियम ब्रोमाइड के डालते ही अब इसके बाद ये चमकते हुए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बस समझ में आया? चलिए, यानी कि सर प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव को हम लोग जीएमओ कहते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या रूपांतरित जीव। तो सर देखिए, प्लांट्स या बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetic modified organism, यानी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। याद रहे, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव एक ऐसे जीव को कहते हैं जिसके जीन जेनेटिक अभियांत्रिकी की मदद से बदल दिए गए हों, यानी जिसके जीन आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मदद से, जेनेटिक मतलब हिंदी में आप लोग अभी क्या बोल सकते हैं, आनुवांशिक बोल सकते हैं, आनुवांशिक, हाँ, क्या बोला गया, यानी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या परिवर्तित जीव एक ऐसे जीव को कहते हैं जिसके जीन जेनेटिक अभियांत्रिकी यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी की मदद से बदल दिए गए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी पौधे आ सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी कवक या कोई भी जंतु को जिसके जीन को हम मैनिपुलेशन प्रक्रिया के द्वारा मैनिपुलेट कर दिए हों, हेरा फेरी कर दिए हों, अदला बदली करके परिवर्तन ला दिए हों, उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे किसी जीव को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हम आपको बताए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर डीएनए के नाम से लिखा जाता है, आर डीएनए, यानी ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, तो ये बात आपको पता होगा कि सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए किया क्या जाता है, सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आर डीएनए कैसे बनता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ये बॉडी है और इस बॉडी में से हम क्या किए, इस बॉडी के डीएनए के टुकड़े को यहाँ से निकाल लिए। जैसे ये अलग अलग बात हम आप लोग को बताए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई बैक्टीरिया ही है, सपोज कोई अगर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में से डीएनए के टुकड़े को हम निकालना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया में से डीएनए के टुकड़े को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सर लाइसोजाइम नामक एंजाइम का उपयोग करना होगा। और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का उपयोग करके मान लीजिए कि हम इसके अंदर के ये कोई भी डीएनए को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो लाइसोजाइम का उपयोग करके हम यहाँ से क्या निकाल लिए, जैसे डीएनए को बाहर निकाल लिए। अब डीएनए को बाहर निकालने के बाद हम क्या किए, इसको
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा एक विशिष्ट स्थान पर काट दिए। ये तो बात पता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा इसको काटा जाता है, काट दिए। काटने के बाद मान लीजिए कि सपोज ये कुछ इस तरह का टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे टुकड़ा प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक बाहरी डीएनए, हमारे पास में एक बाहरी डीएनए भी है, और हम इस बाहरी डीएनए से भी एक टुकड़े को काट कर यहाँ से बाहर निकाल लिए हैं। हम बाहरी डीएनए के एक टुकड़े को यहाँ से मान लीजिए सपोज की बाहर ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या हो गया सर, ये फॉरेन डीएनए हो गया। फॉरेन डीएनए का मतलब हो गया बाहरी डीएनए, ये हो गया बाहरी डीएनए। बाहरी डीएनए में हम अब इस डीएनए, बाहरी डीएनए के साथ अब इस डीएनए को यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़िएगा तो कुछ संरचना अब क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे संरचना बनेगा सर कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का संरचना बन जाएगा। यानी कि यहाँ जो आपका फॉरेन डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए जाकर जुड़ गया, जुड़कर कुछ ऐसा संरचना बन गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया। इस डीएनए को क्या कहेंगे सर, ये डीएनए कहलाएगा आर डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। तब पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, तो सर किसी डीएनए में, किसी डीएनए के टुकड़े में बाहरी डीएनए के टुकड़े को डाल देना क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुनिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम किसी होस्ट के शरीर में, यानी किसी जीव के शरीर में अगर डाल दिए और डालेंगे, जैसे ही डालेंगे वो जीव निश्चित है कि उसमें परिवर्तन आएगा। उस जीव में जैसे ही ये डाला जाएगा, वो जीव में क्या हो जाएगा सर, वो फिनोटाइपिक रूप से या जीनोटाइपिक रूप से बदल जाएगा। होस्ट मतलब किसी के भी शरीर में डाल दिया जाए तो उसमें परिवर्तन होगा, और वो शरीर जो है, वो बॉडी क्या बन जाएगा, वो होस्ट क्या कहलाएगा, तो सर वो होस्ट कहलाएगा GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी उस जीव को आप आनुवांशिक रूप से बदल दिए, मैनिपुलेट कर दिए, यानी कि हेरा फेरी कर दिए उसके जीनों में। बात समझ में आया। यानी कि सर जब बाहरी डीएनए को हम फॉरेन डीएनए को मान लीजिए कि किसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़कर, प्लाज्मिड डीएनए क्या चीज में मदद करता है सर, ये ले जाने में मदद करता है। तो जैसे प्लाज्मिड डीएनए को हम बैक्टीरिया से निकाल लिए, ये वेक्टर होता है, वाहक होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए को हम किसी बैक्टीरिया से निकाल लिए, बैक्टीरिया से निकालने के लिए भी हमें एंजाइम चाहिए ताकि बैक्टीरिया को काट कर निकालें, और अगर किसी बाहरी बॉडी में से निकालना है तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए काट कर निकालने के लिए। फिर इन दोनों को एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटे। काटने के बाद पुनः क्या किए कि हम ये दोनों को, अब जैसे ये टुकड़ा को काट कर यहाँ से प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काट कर हटा दिए। अब अच्छा, अब ये जो बाहरी डीएनए है उसमें से भी काट के टुकड़े को हम बाहर निकाल लिए। अब इस टुकड़े को यहाँ लाकर जोड़ दिए, तो ये जो अब डीएनए बनेगा, ये पूरा का पूरा डीएनए क्या कहलाएगा सर, इसको हम लोग बोलेंगे आर डीएनए, यानी कि ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब पुनर्योगज डीएनए। अच्छा, अब इस पुनर्योगज डीएनए को जब किसी होस्ट के शरीर में, किसी बॉडी के अंदर अगर डाल दीजिएगा, तब इसके बाद जो ये जो ये जीव होगा, उस जीव को कहा जाएगा GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। बात समझ में आया क्या, यही कहानी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। बस समझ में आया। यानी कि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव या रूपांतरित जीव एक ऐसे जीव को कहते हैं जिसके जीन आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मदद से बदल दिए गए होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। आज ये सर 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, यानी कीट प्रतिरोधी पौधा क्या है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बोलने का मतलब होता है The pest resistant crop are modified crop that have been genetically, पेस्ट नाम से लग रहा है, पेस्ट मतलब होता है पीड़क, पीड़क मतलब कीड़ा जो होता है, पीड़क, कीड़ा जो उसको काटता है ना, पीड़क उसको कहते हैं। और रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोधी फसल या प्लांट, पौधा, क्रॉप बोलिए या फिर प्लांट बोलिए। अच्छा, यानी पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है, तो वैसा पौधा जिसको समझ लीजिए कि किसी विशेष पीड़क के द्वारा, पीड़क के लिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित करके ऐसा बना दिया गया है कि उस पीड़क के लिए वो क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया हो। अच्छा, जैसे कि द पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप आर मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि सर पेस्ट यानी कीट प्रतिरोधी पौधा या कीट प्रतिरोधी फसल, या इसी को कहते हैं पीड़क प्रतिरोधी फसल। तो पीड़क प्रतिरोधी फसल ऐसे फसल होते हैं जो जिसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिया जाता है, और उसे इस प्रकार से आनुवांशिक रूप से किया जाता है परिवर्तित, इन सच अ वे दैट, मतलब कि इस प्रकार से इन्हें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है कि दैट दे आर पॉइजनस टू सर्टेन पेस्ट एंड इंसेक्ट, जो कुछ कीटों के लिए जहरीले हो जाते हैं।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम लोग बीटी क्रॉप भी कहते हैं, बीटी क्रॉप। ऐसे अब पढ़े हैं ना बीटी, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ये बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बीटी क्रॉप का नाम सुने होंगे आप लोग, बीटी कपास का नाम सुने होइएगा आप लोग। तो उस तरह से वो बीटी कपास क्या बन गया सर, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बन गया, यानी पीड़क प्रतिरोधी फसल बन गया। अब उसमें वो कीड़ा नहीं लगेगा। तो याद रहे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या है, यानी कीट प्रतिरोधी पौधा क्या है। तो सर कीट प्रतिरोधी पौधा वैसे पौधे को कहा जाता है जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कर दिए गए होते हैं, और इसको इस प्रकार से रूपांतरित कर दिया जाता है कि ये कुछ कीड़ों के लिए या फिर कुछ पीड़कों के लिए, पेस्ट के लिए जहरीला हो जाता है। जैसे बीटी क्रॉप, जो बीटी क्रॉप बना हुआ है, जैसे बीटी क्रॉप में आप जो ये बीटी कपास का नाम सुने हैं, बीटी कॉटन का, ये सब क्या होता है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट होता है, ठीक है। यानी कीट प्रतिरोधी फसलें संशोधित फसलें हैं या रूपांतरित फसलें हैं, जिन्हें आनुवांशिक रूप से इस तरह से निर्माण किया जाता है या संशोधित किया जाता है या रूपांतरित किया गया होता है कि वे कुछ कीटों और कीड़ों के लिए जहरीले होते हैं। उन्हें बीटी फसल भी कहा जाता है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कपास, एक तरह का पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जीन थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, जीन चिकित्सा इसको हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए जीन थेरेपी इज द इंसर्शन और इंजेक्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ काइंड ऑफ डिजीज लाइक हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज को ही हम लोग कहते हैं, जैसे इसी को कहा जाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर या फिर इनहेरिटेंस के कारण होने वाला डिजीज होता है जो, यानी समझिए जेनेटिकल डिसऑर्डर। यानी इसका मतलब हो गया कि सर वंशानुगत, हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत या आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक रोग इसको कहते हैं। तो सर जीन थेरेपी आनुवांशिक बीमारियों की तरह एक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किसी व्यक्ति की कोशिकाओं और ऊतकों में जीन का सम्मिलन या इंजेक्शन है। देखिए जीन थेरेपी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी जीव का जीन में अगर गड़बड़ी है, किसी भी जीव के आनुवांशिक रूप में परिवर्तन अगर आ गया है, वो म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण आया होगा या किसी कारण से, अगर मान लीजिए कि उस जीव में कोई आनुवांशिक बीमारी है और वो आनुवांशिक बीमारी जीन के थेरेपी से अगर सही हो सकता है, तो उसमें जीन का थेरेपी यानी जीन का ट्रीटमेंट अगर कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। तो उसको हम लोग, आप तो पढ़े हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है। तो सर जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ये जीन के गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग होता है। तो अगर मान लीजिए कि जीन के गड़बड़ी अगर हुआ है, तो जीन के गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम लोग जीन चिकित्सा अपनाते हैं, तो जीन थेरेपी उसके लिए करते हैं। तो जीन थेरेपी समझिए कि एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव के किसी कोशिका या फिर ऊतक का उपचार कर सकते हैं, और यह एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी ही है, मतलब कि एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी को ठीक करने का ही एक प्रक्रिया है। बस समझ में आया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सर ये किसी जीव में हम क्या करेंगे, जीन का किसी कोशिका में या फिर किसी ऊतक में, किसी भी जीव के कोशिका या ऊतक में जीन को डाल दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसके द्वारा उसका जीन का चिकित्सा हो जाता है। तो जीन चिकित्सा क्या है, जीन थेरेपी क्या है, तो सर जीन चिकित्सा का मतलब होता है किसी भी जीवों में, जीन चिकित्सा क्या है, तो किसी जीव के कोशिका अथवा ऊतकों में जीन का सम्मिलित करना, जिसके द्वारा उसमें जिसके द्वारा उस जीव में होने वाले आनुवांशिक गड़बड़ियों के कारण किसी भी प्रकार की बीमारी का उपचार हो जाए, उसी को जीन चिकित्सा कहा जाता है। जीन चिकित्सा जीन के गड़बड़ी के कारण होने वाले बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के कोशिका या ऊतक में जीन को स्थानांतरित कर देते हैं। बस ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए सर 5 नेम ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में राइट 5 नेम ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी के दो नहीं सॉरी इसमें जो है हिंदी इसका गलत हो गया है, हिंदी जो है इसका गलत है, थोड़ा हिंदी आप लोग को सुधार लेना है। हिंदी क्या सुधारना है भाई, ट्रांसजेनिक जंतुओं के नाम लिखिए, 5 ट्रांसजेनिक जंतुओं के नाम लिखिए जिनको ट्रांसजेनिक बना दिया गया है, यानी समझिए कि जिनको जीएमओ समझिए ना, ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव है।
तो आप इसमें से 5 आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव का नाम लिखिए जिनको कि ट्रांसजेनिक बना दिया गया है। तो सर इसमें हो जाएगा जैसे चूहा, ये माइस, ट्रांसजेनिक माइस, रैट। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा रैबिट, खरगोश, पिग, सुअर, सीप, भेड़, काऊ, गाय, और फिश, मछली। ये सभी जीव यहाँ आप जितना भी देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। इसमें से आपको 5 लिख देना है। ट्रांसजेनिक माइस, रैट, रैबिट, पिग्स, सीप्स, काउज एंड फिश। कुछ अगर यहाँ नाम ज्यादा है तो आपको बस अपने एग्जाम में 5 ही नाम लिखना है। आप याद रखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हाँ, इसका हिंदी उधर हो गया था, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 आवेदन लिखना है आपको। तो सर पहला नंबर में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और दूसरे नंबर में जीन थेरापी। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के रूप में बायोटेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग है उसका आवेदन आपको 2 गो लिख देना है केवल। तो सर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन चिकित्सा के क्षेत्र में मोलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि आणविक निदान, और दूसरे नंबर में जीन थेरेपी। अभी तो पढ़ा है जीन थेरेपी क्या है। तो सर किसी भी जीव में जीन के गड़बड़ी के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने की एक तरीका है, ठीक करने की एक पद्धति है जिसको हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 14 नंबर में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीटी कॉटन। अभी बताए बीटी कपास क्या है, बीटी कॉटन क्या है। सर बीटी कॉटन इज अ जेनरली मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ये क्या है, बीटी कॉटन क्या है। तो सर यह एक प्रकार का, यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पीड़क प्रतिरोधी पौधा है। बीटी कपास क्या है। तो सर बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित बोल सकते हैं या रूपांतरित भी कह सकते हैं, रूपांतरित कीट प्रतिरोधी पौधा का किस्म है जो बॉलवर्म के लिए एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। जो बॉलवर्म नामक कीट के लिए, अभी तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व भी किए थे आप लोग क्वेश्चन, जो बॉलवर्म नामक कीट के लिए, पीड़क के लिए क्या करता है, कीटनाशक का उत्पादन करता है, यानी जहर उगलता है, जहर बना के रखा रहता है, वो जैसे खाएगा मर जाएगा, ठीक है। तो बीटी कॉटन इज अ जेनरली मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, कॉटन वेराइटी यानी कि कपास की एक नस्ल है, विच प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड टू बॉलवर्म, जो बॉलवर्म के लिए कीटनाशक का उत्पादन करता है, और जैसे ही बॉलवर्म इसको खाएगा उसके शरीर में जहर चला जाएगा, फिर वो मर जाएगा, ठीक है। चलिए क्राई प्रोटीन क्या है। सर क्राई प्रोटीन आर अ टाइप ऑफ पॉइजनस प्रोटीन। क्राई प्रोटीन एक प्रकार का जहरीला प्रोटीन का प्रकार है, एक प्रकार का जहरीला प्रोटीन है। क्राई प्रोटीन एक प्रकार का जहरीला प्रोटीन है विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। देखिए बीटी, इसी से ना बीटी कपास बना हुआ है। क्राई प्रोटीन क्या है सर, क्राई प्रोटीन एक प्रकार का जहरीला प्रोटीन होता है जिसे कहां से प्राप्त किया जाता है सर, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए क्राई प्रोटीन एक प्रकार का जहरीला प्रोटीन है जो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, इसी को तो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, जो बीटी लिखा हुआ है बीटी का पूरा नाम हो गया बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। बीटी का पास जो बना होता है उसमें यही बीटी क्राइजीन ही रहता है कि जीवाणु उपभेदों से स्रावित होता है। ये किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, तो सर बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के जीवाणु उपभेद यानी कि बैक्टीरियल स्ट्रेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद राइट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखें। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। देखिए द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन बेनिफिट्स टू फार्मर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड टू मेक बोथ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट सेफर एंड ईजियर व्हाइल सेफ गार्डिंग क्रॉप अगेंस्ट डिजीज। समझिएगा, ध्यान से सुनिए क्या क्या बात बोल रहा है सर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, यानी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप किसानों फार्मर या प्रोड्यूसर उत्पादकों और कंज्यूमर उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप किसान को, उत्पादकों को और उपभोक्ताओं को, यानी कि
ये कंज्यूमर को लाभ हुआ होता है। जैव प्रौद्योगिकी ने बीमारी के खिलाफ फसलों की सुरक्षा करते हुए कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन दोनों को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद की है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम जहरीले छिड़काव के बिना ही खरपतवारों से छुटकारा पाए हैं और पौधों को कीटों से और पीड़कों से बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में रोल, यानी कि कृषि के विभाग में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड PBr322। याद रहे प्लाज्मिड PBr322 के संरचना को हो सकता है कि आपसे ये पूछे। PBr322 के एक संरचना आपको बनाना होता है। PBr322 में देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। सर ये क्लोनिंग वेक्टर है PBr322 का। PBr322 इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम PBr322 एक तरह का क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग संवाहक है, यानी कि यही प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड PBr322 इसको कहते हैं। आप अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, प्लाज्मिड इनमें से कौन है, तो PBr322 ये उसका संरचना हो गया। प्रतिबंधन साइट है ये PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट, क्लैप फर्स्ट, हिंद थर्ड, ये भाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, ठीक है साल फर्स्ट, ये हो गया PBU सेकंड। ये सब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट, यानी कि क्लोनिंग साइट है। DNA के टुकड़े को आप यहाँ कहीं पे जोड़ सकते हैं। यही तो प्लाज्मिड है जिसको आपको अगर बाहरी DNA को किसी जगह पे जोड़ना है, हाँ बाबू अगर पूछेगा तो पेंसिल से, हाँ पेंसिल से बनाइएगा, ज़्यादा फ्रेश रहेगा, आपको मिटाने में भी आसान रहेगा, बनाने में दिक्कत नहीं होगी, तो पेंसिल से बना सकते हैं। हालांकि पेन से भी बनाइएगा बायोलॉजी का फिगर तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा सुनिए, इसमें पूछा जाता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, AMPR का मतलब हुआ एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में कौन कौन क्लोनिंग साइट होते हैं, तो PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। और देखिए TETR का मतलब हुआ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में कौन कौन से प्रतिबंधन साइट होते हैं, तो सरभाम फर्स्ट और साल फर्स्ट। ठीक है, ये रोप हो गया, रोप में PBU सेकेंड होता है, और ये ORI हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये फिगर को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का ये आखिरी क्वेश्चन था आपका। फिर इसके बाद जो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आज का आज जाकर इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आज का आज इसको पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, हम लोग कल के क्लास में, आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कल के क्लास में हम आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट अभी तक हो गया, और आपका इकोलॉजी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर सब्जेक्टिव 2 चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव का जल्दी खत्म हो जाए। मतलब कि एक सप्ताह के अंदर में हम लोग का 2 मार्क्स और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव को लास्ट में इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि हम अगर सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा और हमारा ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन निकल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, ये अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी सिर्फ आप ध्यान दीजिए। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव याद करते चलिए और ये आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते चलिए। लास्ट में अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि एक सप्ताह 6 दिन 7 दिन का क्लास और हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पूरे अपने किस पे, 5 मार्क्स पे, और 5 मार्क्स को जैसे जैसे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा उससे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा और सब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं आप इसे जरूर शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सारे वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो बताना ना भूलें, उन्हें जरूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।